हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कार्ट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर, इसका पार्ट 9 पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन वाली प्रोसेस पर। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा केंद्र था या कौन सी बस्ती थी जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। तो उस बस्ती का नाम था चहुंदड़ो। अब आज का हमारा क्वेश्चन है कि नाविकों का देश किसे कहा जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर में आज हमारा जो टॉपिक है वो है नगर एवं व्यापार। उस टाइम हमारा 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक जो नगर एवं व्यापार था उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, वो किस प्रकार होता था, आइए जानते हैं। तो नगरों की जो स्थापना थी वो नदी मार्ग, भूतल मार्ग या समुद्री मार्ग पर हुई थी। मतलब या तो नदी मार्ग पर हुई या भूतल मार्ग पर हुई, मतलब पृथ्वी मार्ग पर, और या फिर समुद्री मार्ग पर हुई, या नदी पर या भूतल मार्ग पर या समुद्री मार्ग पर। इन तीनों ही स्थानों पर किनकी स्थापना हुई, नगरों की स्थापना हुई। ठीक है। अब जो ज़्यादातर नगर थे, कौन से नगर, व्यापारिक नगर, ज़्यादातर व्यापारिक नगर 16 महाजनपद या उनकी क्या थी, राजधानियाँ थीं। मतलब जो व्यापार के प्रमुख केंद्र थे वो या तो 16 महाजनपदों में से कोई थे और या फिर क्या थे, उनकी क्या थी, राजधानियाँ थीं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ नगरों को जो व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। तो सबसे पहला कौन सा है, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र हमको पता है कि जो 16 महाजनपदों में से सबसे प्रमुख महाजनपद था जिसका नाम था मगध, और मगध की क्या थी, राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो अभी हमने ये बात देखी है कि जो नगर थे व्यापारिक नगर वो या तो 16 महाजनपद थे या फिर उनकी राजधानियाँ थी। तो जो पाटलिपुत्र था वो गंगा एवं सोन नदी के जो संगम है उस पर बसा हुआ था। वर्तमान में से पटना कहते हैं। मगध की राजधानी था और किसने बनाया था, उदयन ने बनाया था। हर्यक वंश के तीसरे शासक उदयन ने इसे क्या किया था, अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। अब जो दूसरा है वो है उज्जैनी। उज्जैनी क्या था, स्थल मार्ग पर था। अब यहाँ हमने देखा कि नदी मार्ग या भूतल मार्ग या समुद्री मार्ग, तो ये तो था नदी मार्ग गंगा एवं सोन नदी पर, और ये था स्थल मार्ग मतलब भूतल मार्ग पर, भूमि पर, और ये क्या था, भूमि पर अवंती की राजधानी। अब जैसे 16 महाजनपद हैं, इनमें से एक मगध था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी जो क्या था, व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ऐसे ही एक नगर कौन सा था, एक महाजनपद था अवंती हमारा। जैसे महाजनपद मगध था वैसे ही हमारा एक महाजनपद था अवंती, और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, और उज्जैनी क्या थी, व्यापार की प्रमुख केंद्र थी या प्रमुख नगरों में से एक थी। ठीक है। अब पाटलिपुत्र भी महाजनपद की राजधानी और ये भी महाजनपद की राजधानी। उसके बाद क्या था, पुहार। पुहार था समुद्र के किनारे। अभी हमने एक नदी के किनारे का उदाहरण देख लिया, एक स्थल के किनारे का उदाहरण देख लिया, और एक समुद्र के किनारे का उदाहरण देख लिया। ये भी क्या था, व्यापार का केंद्र था। इसके बारे में बस हमें इतना ही जानना है। और फिर चौथा था मथुरा। जो मथुरा था वो सुरसैन महाजनपद की क्या थी, राजधानी थी। ठीक है। मथुरा भी क्या, सुरसैन महाजनपद था एक, उसकी राजधानी थी मथुरा, और ये वही मथुरा है जो श्री कृष्ण से क्या है, संबंधित है। ये वही मथुरा है। तो इस प्रकार क्या थे, जो नगर थे और जो प्रमुख व्यापारिक नगर थे वो या तो महाजनपद थे या उनकी क्या थी, राजधानियाँ थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नगरीय जनसंख्या। और नगरीय जनसंख्या में विशेषकर हम बात करेंगे संभ्रांत और शिल्पकार, इनके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अब हम देखते हैं इन्हें। जो फर्स्ट है कि शासक किलेबंद नगरों में रहते थे। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारे नगरीय जनसंख्या थी उसमें जो शासक वर्ग था वो किलेबंद शहरों में रहता था। किलेबंद हमको पता है कि किसी भी क्षेत्र, जैसे शासकों के जो नगर होते थे उनके बाहर बहुत ऊंची और बहुत मजबूत दीवार बनी होती थी और उसी को क्या कहते थे, किलेबंद कहते थे। तो जो शासक लोग थे वो किलेबंद नगरों में रहते थे। ऐसे नगर जो किलेबंद थे, और शिल्पकार और अमीर लोग जो होते थे वो भी इसी टाइप के जगहों पर रहते थे। इसके बाद क्या है,
कि अब जो जानकारी मिली है वो किन से मिली है, हमें इन लोगों के बारे में, नगरीय जनसंख्या के बारे में पुरावशेषों से मिली है। विशेषकर बहुत अच्छी उच्च प्रकार की मिट्टी के कटोरे और थालियाँ। कैसी मिट्टी? उच्च प्रकार की मिट्टी के कटोरे और थालियाँ। और ऐसे बर्तन होते थे ये, जो मिट्टी के कटोरे और थालियाँ जिन पर चमकदार कलई चढ़ी होती थी। क्या? चमकदार कलई। और इसी कारण इसे क्या कहते थे? इन्हें उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र। क्या होते थे? बहुत अच्छी प्रकार की मिट्टी के कटोरे या थालियाँ होती थी जिन पर कलई चढ़ी होती थी चमकदार, और उन्हें उत्तर कृष्ण मार्जित पदार्थ या पात्र या उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहते थे। ठीक है, अब इनका प्रयोग कौन करता था? चूँकि बहुत अच्छे पदार्थ होते थे तो महंगे भी होते होंगे, तो इनका प्रयोग कौन करते थे? अमीर लोग करते थे। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर सोना, चांदी, तावा, कांसा और हाथी दांत, इनके क्या मिले हैं? गहने मिले हैं। काय के? सोना, चांदी, तावा, कांसा, हाथी दांत। सोना चांदी महंगा होता होगा उस टाइम पर। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एक बात बता दूं आज आपको, एक अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर, कि जो सबसे पहले खोजी गई धातु थी वो तावा थी। सबसे पहले जो धातु खोजी गई उसका नाम तावा था, या सबसे पहले जिस धातु की खोज की गई वो तावा थी। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। तो क्या है कि सोना, चांदी, तावा, कांसा और हाथी दांत, इनके क्या मिले हैं? गहने मिले हैं। ठीक है, अब इन गहनों का प्रयोग कौन करता था? तो इन गहनों का प्रयोग राजा या अमीर लोग, जो राजा होते थे या अमीर लोग होते थे, उनके परिजन करते होंगे। और परिजन में विशेषकर कौन? महिलाएं। वैसे गहने तो महिलाएं एवं पुरुष दोनों ही पहनते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गहने हैं वो महिलाएं पहनती हैं, इसलिए राजा या अमीर लोग के परिजन और परिजनों में विशेषकर महिलाएं क्या करती थी? इन गहनों का प्रयोग करती थी। अब क्या है? दानात्मक अभिलेख मिले हैं कुछ हमें। कैसे अभिलेख? दानात्मक अभिलेख। नाम से ही स्पष्ट है कि जो ये अभिलेख थे वो दान से संबंधित थे। ठीक है, क्लियर है। तो अब इन अभिलेखों पर लिखा क्या होता था? तो इन अभिलेखों पर दो चीज़ें होती थी, दाता का नाम और व्यवसाय। दाता मतलब जो देने वाला होता था, जो दान करता था, उसका नाम लिखा होता था और उसका व्यवसाय लिखा होता था। तो अब हमने देखा कि व्यवसाय लिखा है, तो कई ऐसे अभिलेख मिले हैं जिन पर क्या लिखा मिला है हमें? बुनकर, लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकार एवं गुरु, इनका क्या मिला है? विवरण मिला है। मतलब ये क्या थे? इनके व्यवसाय के नाम थे। तो क्या लिखा था? इनका व्यवसाय लिखा था, इन्हें दान किया होगा। और एक कई जगह पे क्या लिखा मिला है? व्यापारियों के संघ। एक व्यापारियों का संघ होता था उस टाइम पर, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था, और इसी श्रेणी ने हो सकता है दान किया हो, तो इनके बारे में लिखा था। और ये श्रेणियाँ क्या करती थी कि कच्चे माल को तो खरीदती थी और उसे पक्का करके बेचती थी, या फिर जैसे मान लो किसी भी चीज़ का उन्होंने कच्चा माल खरीदा तो उसको जो पक्का माल के रूप में या जो वस्तु तैयार करके ये क्या करती थी? बेचती थी। तो इस प्रकार ये जो टॉपिक था नगरीय जनसंख्या कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। अभी हमने आंतरिक क्षेत्रों में व्यापार समझ लिया था, जिनमें व्यापार के प्रमुख नगर या तो 16 महाजनपदों में से कोई था या फिर उनकी राजधानी था। लेकिन अब पढ़ेंगे हम कि जो हमारा उपमहाद्वीप था या जो हमारा भारत था, उसके बाहर कहाँ से व्यापार होता था और किस माध्यम से कैसे व्यापार होता था। तो सबसे पहले जो बाहर का व्यापार है वो दो मार्गों से होता था। सबसे पहला जो मार्ग था वो तो स्थल मार्ग था, और दूसरा जो मार्ग था वो था नदी मार्ग। इन दोनों मार्गों से क्या होता था? व्यापार होता था। कहाँ का? बाहर का। ठीक है, तो जो स्थल मार्ग था उससे होता था आंतरिक व्यापार। ठीक है, स्थल मार्ग से क्या होता था? आंतरिक व्यापार होता था। और आंतरिक व्यापार मतलब अंदर के हिस्सों का व्यापार, और वो होता था बैलगाड़ी से, खच्चर से, घोड़े से। मतलब जो ज़्यादा दूर क्षेत्र नहीं थे, आंतरिक ही क्षेत्र थे, उनका जो व्यापार होता था वो स्थल मार्ग से होता था। और उनसे मतलब उनका व्यापार किन साधनों से या किन परिवहन के साधनों से होता था? तो वो थे बैलगाड़ी, खच्चर और घोड़े। ठीक है, अब जो दूसरा व्यापार है वो होता था नदी मार्ग से। ये कहाँ होता था? ये विदेशी व्यापार होता था, मतलब विदेश का व्यापार।
और ये होता था जहाज़ों से, नावों से, क्योंकि अधिकतर जो विदेश मतलब अधिकतर जो बाहर के देश हैं वो नदी पार हैं, तो उनका जो व्यापार था वो जहाज़ एवं नावों से होता था। अब ये जो विदेशों का व्यापार था, इनके लिए मार्ग कौन से थे? तो अरब सागर के व्यापार करने जाते थे उत्तर अफ्रीका व पश्चिम एशिया के रास्ते, और बंगाल की खाड़ी जाते थे तो चीन व दक्षिण एशिया के रास्ते। तो जो ये मार्ग थे, इन मार्गों के द्वारा क्या होता था? व्यापार होता था। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद जो हमारा है कि नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, लकड़ी, जड़ी बूटी, काली मिर्च और क्या मसाले, इनको क्या होता था? भारत से भेजा जाता था, मतलब इनका निर्यात किया जाता था। इनकी भारत में बहुतायता थी और इनको भारत से अन्य देशों में क्या किया जाता था? भेजा जाता था। और जो काली मिर्च और मसाले थे, काली मिर्च और मसाले थे, वो मुख्यतः कहाँ जाते थे? हमारे रोम जाते थे। उनका व्यापार कहाँ से किया जाता था? रोम से किया जाता था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो तमिल भाषा है उसमें व्यापारियों को मशत्थुवन कहा जाता है। मशत्थुवन कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कहा गया है। और प्राकृतिक भाषा में व्यापारियों को कहा जाता है सतवाह, सार्थवाह और सेठी। क्या? सतवाह, सार्थवाह और सेठी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिक्के और राजा। उस टाइम के सिक्के कैसे थे एवं उनका निर्माण था कैसे होता था, और किस किस टाइप के जो सिक्के थे वो उस टाइम चलते थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम एक बात जान लेते हैं। एक शास्त्र होता है जिसका नाम है हमारा मुद्रा शास्त्र। क्या नाम है? मुद्रा शास्त्र। तो ये मुद्रा शास्त्र क्या होता है? तो हमारे जो सिक्के हैं, सिक्कों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मतलब सिक्कों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। और शायद मतलब हम कह सकते हैं कि ये मुद्रा शास्त्र से ही हमें इन सिक्कों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं सिक्के। तो इस समय कौन से समय? 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच इस समय आहत सिक्कों का प्रचलन था। इस समय कौन से सिक्कों का प्रचलन था? आहत सिक्कों का प्रचलन था। और अब एक क्वेश्चन है कि इन्हें आहत सिक्के क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इन्हें आहत करके बनाया जाता था। आहत मतलब क्या है? ठेस पहुंचाकर या इन पर प्रहार कर कर इन्हें क्या किया जाता था? बनाया जाता था। और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था। और इस समय किनका प्रचलन था? आहत सिक्कों का प्रचलन था। और ये कौन से सिक्के थे? सबसे प्राचीन सिक्के थे। मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के कालक्रम में अनेक तरह के सिक्के आए, लेकिन जो सबसे प्राचीन सिक्के हैं वो कौन से सिक्के थे? आहत सिक्के थे। ठीक है, इनका चित्र भी हम बुक में देख सकते हैं कि आहत जो सिक्के हैं वो किस प्रकार के होते थे। और ये जो आहत सिक्के हैं वो चांदी और तांबा, इन दोनों धातुओं के मिश्रण से बनाए जाते थे। कौन कौन सी धातु? चांदी और तांबा, इन दोनों ही धातुओं को मिलाकर कौन से सिक्के बनाए जाते थे? आहत सिक्के बनाए जाते थे। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने पंचमार्क सिक्के भी कहा। जेम्स प्रिंसेप ने इन आहत सिक्कों को क्या कहा? पंचमार्क सिक्के कहा। और क्यों कहा पंचमार्क सिक्के? क्योंकि इन पर क्या होते थे? 5 उंगलियों के निशान होते थे। ठीक है, 5 उंगलियों के निशान थे, इसीलिए जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पंचमार्क सिक्के कहा। ये सिक्के क्या होते थे? लेख विहीन होते थे। इन पर लेख नहीं लिखे होते थे, मतलब इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, केवल क्या होते थे? चित्र होते थे। चित्र किनके होते थे? अधिकतर चित्र होते थे शासकों के, जो इन्हें बनवाता था उनके क्या होते थे? चित्र होते थे। ऐसे सिक्कों का चित्र हम बुक में देख सकते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पंचमार्क सिक्के कहा क्योंकि इन पर 5 उंगलियों के निशान होते थे, ये लेख विहीन होते थे, इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, और ये क्या होते थे? चित्रयुक्त होते थे। मतलब लेख तो नहीं लिखा होता था, लेकिन क्या होता था? इन पर कुछ चित्र बने होते थे, और ज़्यादातर चित्र किसके बने होते थे? शासकों के बने होते थे। अब इन सिक्कों को चलाया कौन करता था? मतलब किनके द्वारा इन्हें चलाया जाता था? तो इन सिक्कों को राजा, व्यापारी, धनपति द्वारा चलाया जाता था। देखो, राजा के पास भी धन होता है, व्यापारी के पास भी धन होता है, और धनपति के पास तो धन होता ही है।
तो ये जो धनपति लोग थे, ये जो धनवान लोग थे, ये लोग ही इन सिक्कों को चलाते थे। सिक्के वही चलाएगा जिनके पास धन होता था, और इन लोगों के पास धन होता था तो ये क्या करते थे, सिक्के चलाते थे। अब इन सिक्कों का प्रयोग किस लिए किया जाता था, तो व्यापार और विनिमय के लिए। विनिमय का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना देना, ये सब करने के लिए। जैसे आज हमारे पैसे होते हैं, सिक्के होते हैं, आज भी हमारे सिक्के होते हैं और पैसे होते हैं, तो उनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, व्यापार के लिए और विनिमय के लिए। विनिमय मतलब लेन देन के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही उस टाइम जो सिक्कों का प्रयोग किया जाता था वो काय के लिए, व्यापार और विनिमय के लिए किया जाता था, ठीक है। अब है सोने के सिक्के। अब उस टाइम जो सबसे प्राचीन सिक्के थे वो तो हमारे आहत सिक्के थे या पंचमार्क कहा गया जिन्हें। अब उसके बाद सोने के सिक्के चलना जब प्रारंभ हुए तो कहाँ से प्रारंभ हुए और कैसे कैसे किन किन शासकों ने किस प्रकार के सोने के सिक्के बनवाए, उसको हम देखते हैं। तो जो सोने के सिक्के हैं वो सबसे पहले हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक या हिंदी यवन, मतलब जो हिंद यूनानी शासक हैं उन्हें, उनके ही ये तीनों नाम है, क्या क्या, हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक और हिंदी यवन। इन तीनों शासकों, मतलब हिंद यूनानी शासकों ने क्या चलाए थे, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, हिंद यूनानी शासक, या हम जिन्हें कहें इंडो ग्रीक या हिंदी यवन, इनने क्या चलाए थे, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये कब चलाए गए थे, 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ठीक है, क्लियर। अब ये जो सिक्के होते थे वो लेख युक्त होते थे। ये जो हमारे आहत सिक्के थे या हम कहें पंचमार्क सिक्के थे वो लेख विहीन होते थे, उन पर लेख नहीं होता था, केवल चित्र होता था। लेकिन जो हमारे हिंद यूनानियों ने जो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे वो लेख युक्त थे। लेख युक्त का मतलब होता है इन पर लेख लिखा होता था। आहत सिक्कों पर नहीं होता था लेकिन इन पर होता था। ये लेख युक्त सिक्के थे और इन पर साथ में चित्र भी बना होता था। कहने का मतलब ये है कि ये जो सिक्के थे इन पर जो शासक इनको चलवाता था उनका चित्र भी बना होता था और क्या होता था, लेख भी लिखा होता था, कुछ लिखा भी होता था। तो हम कहेंगे कि ये कैसे थे, लेख युक्त थे, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद अब सोने के सिक्के सबसे बड़े पैमाने पर, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गए सोने के सिक्के, लेकिन कौन से शासक थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए, मतलब एक विशाल पैमाने पर चलाए, तो कौन थे वो, कुषाण। सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर कुषाणों ने जारी किए और कब किए, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। ये भी बहुत ही याद रखने योग्य इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि सोने के सिक्के सबसे बड़े पैमाने पर किसने चलाए, तो कुषाण शासकों ने चलाए या कुषाणों ने चलाए। कब चलाए, प्रथम शताब्दी ईस्वी में चलाए। और अब ये जो सोने के सिक्के हैं, मतलब ये जो बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए गए थे, इनकी तुलना रोमन सम्राट और ईरान के पार्थियनों से की जाती है। इनकी तुलना किससे की जाती है, एक तो रोमन सम्राट से और ईरान के पार्थियनों से। अब क्यों की जाती है इनकी तुलना, क्योंकि ये जो सोने के सिक्के चलाए गए थे बड़े पैमाने पर कुषाणों द्वारा, उनका जो आकार था, उनका जो वजन था, उनकी जो शुद्धता थी, एक टाइप से कहें तो ये क्या थी, ये हमारे कुषाण शासकों से मिलती जुलती थी, मतलब लगभग सेम सिक्के थे। इसीलिए जो कुषाण शासक हैं उनके द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों की तुलना रोमन सम्राट से और किससे, ईरान के पार्थियनों से की जाती है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अब सबसे पहले हमने देख लिए सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो हमारे चलाए थे हिंद यूनानी शासकों ने, 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, लेख युक्त थे, ठीक है। सोने के बड़े पैमाने पर सिक्के कुषाणों ने चलाए थे प्रथम शताब्दी ईस्वी में और इसकी तुलना रोमन सम्राट या ईरान के पार्थियनों से। अब जो सोने के सिक्के सबसे भव्य व शुद्ध सिक्के, सबसे भव्य मतलब सबसे विशाल, सबसे बड़े सिक्के और सबसे शुद्ध। अब सोने में क्या होता है कि कुछ सोना कम क्वालिटी का होता है, कुछ अच्छी क्वालिटी का होता है, कुछ बहुत शुद्ध होता है। तो जो सबसे शुद्ध मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी के सिक्के थे वो गुप्त राजाओं ने चलाए और उन सिक्कों के चित्र जो है वो हम अपनी बुक में बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो क्या हुआ, सोने के सबसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोने के सबसे भव्य और शुद्ध सिक्के किसने चलाए, गुप्त राजाओं ने चलाए या गुप्त राजाओं ने जारी किए। और इस प्रकार हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है।
अब जो ये चैप्टर है उसकी बस एक वीडियो और बनेगी और उसके बाद ये सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, या हम कहें कि लास्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।